एवरीवन। हमारी प्रेमचंद की 16 कहानियों की सीरीज चल रही है, उसमें ये कहानी है पूस की रात। तो इसके थोड़ा बैकग्राउंड में देख लेते हैं। तो पूस की रात जो है वो प्रेमचंद की यथार्थवाद कहानियों में अग्रणी है। ये 1930 में रचित कहानी है। तब प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के रास्ते को छोड़कर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपना रहे थे। फिर लास्ट में जो ये यात्रा है यथार्थवाद की, ये 1936 में कफन कहानी पर चरम यथार्थ पर जाकर पूर्ण होती है। जो पूस की रात कहानी है उसकी जो मूल समस्या है वो गरीबी की समस्या है। और पूस की रात संवेदना प्रधान कहानी है और इसमें गरीबी की समस्या को ही दिखाया गया है। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। तो ये देख लेते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माँ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा हुआ। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। वह सोचता हुआ अपनी भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास दूर हट गई, उसके पास से, और आंखें तैराते हुए बोलती कि कल कर चुके तुम्हारा दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे। कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चूकने ही नहीं देती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो ये जो ये वाक्य है ये शोषण व्यवस्था को भी दिखाता है। प्रेमचंद जी ने शोषण व्यवस्था पर कटाक्ष किया है। शोषण व संसाधन के असमान वितरण से गरीबी कैसे बढ़ रही है, तो ये वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर हम तुलना की बात करें ना, कोई भी हम कहानी के क्वेश्चन को कोई भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम तुलना के रूप में बता सकते हैं कि पूस की रात में भी वहाँ शोषण की व्यवस्था में ये बात प्रेमचंद ने बोली है। तो ये चीज़ हमें तुलनात्मक रूप से अगर हम क्वेश्चन में दिखाते हैं, क्वेश्चन के आंसर में, तो कहीं ना कहीं मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट आता है, थोड़ा इनोवेटिव भी लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया न दूंगी। हल्कू दास होकर बोला, तो क्या कहा, गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई जो भौहें हैं वो ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य है वह एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खा लेंगे, तुम मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक पैसा काटकर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वह आज निकले जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात थी, आकाश पर तारे ठुठरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के बीच जो नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरन पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये व्याख्या में यूपीएससी के PYQ में पूछा जा चुका है।
फिर उसके बाद हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा है, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में, मैं क्या करूँ? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुमलाई और अपने कुंकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना, मेरे साथ नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भाग गए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है। एक तो सबसे पहले कि यहाँ से व्याख्या भी बनी है। दूसरी बात है कि यहाँ पे गरीब और अमीर की तुलना की गई है कि मजूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। और तीसरी बात है कि यहाँ पे अर्थव्यवस्था की फुहड़ता दिखाई गई है। तो ये हम 3 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं इसे। हल्कुन उठा और गड्ढे में जरा भी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ गया। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर से प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं तुम यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुस कर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी ओर घुटनियों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांसें लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। वह किसी तरह न रहा गया। उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर पर को थपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपने गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। उसने अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी इतनी तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत नहीं था। जिसने आज इसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। जो ये लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन, तो ये मानव और प्रकृति के संबंध को दर्शाती हैं। यहाँ पे छायावादी, ग्रामीण और भदेश, जो आगे प्रगतिवाद में बदल जाती हैं चीज़ें, तो ये दिखाई गई हैं। मतलब छायावादी युग चल रहा था जब प्रेमचंद जी लिख रहे थे कहानी को, फिर बाद में उत्तर छायावादी और बाद में प्रगतिवादी आ जाता है, तो उसी को दिखाया गया है। फिर सहसा ये चीज़ भदेश ये चीज़ दिखा रही है कि भदेश जो कुत्ते के देह से जाने कैसे दुर्गंध आ रही है, यहाँ पे भदेश भाव दिखता है। ठीक है। फिर उसके बाद सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उससे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ कर भूंकता रहा। वह एक क्षण के लिए भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटे और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा रक्त जम गया हो। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी न चढ़े, ऊपर आ जाएंगे, तब कहीं
सवेरा हुआ, अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत में कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठा नहीं रहा जाता। उसके पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाया और हाथ में सुलगता हुआ उपलाव लिए बगीचे की ओर चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टाँठें हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था। अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों की ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। का एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरू को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, पाँव गले जाते थे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो वो उस अथाह अंधकार को अपने सिरे पर संभाले हुए हैं। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने 2 हाथ उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए, दोनों मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा नहीं सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? तो जब्बर ने कूकू करके मानो कहा कि अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा जाओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा नहीं करूँगा। जबरा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो आए लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के दूसरे ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा रपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आके इर्द गिर्द उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबा लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ साफ कानों में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा, होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा नहीं दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसे ददाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाली में खेत में जाना। जानवरों के पीछे दौड़ना ऐसे जान पड़ा। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, लियो लियो लियो। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर इसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चूहने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझत हुए
अलाव के पास आ बैठा और राख को कुदेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू का गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। एक कर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए। उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत को सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेती की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा कि अब मजदूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। तो ये कहानी ख़त्म होती है पूस की रात। थैंक यू।